पैसों की ज़रूरत आ खड़ी होती है और हमें लगता है कि अब लोन लेना ही पड़ेगा, तो हमारा पहला ध्यान कहाँ जाता है कि पर्सनल लोन अगर मिल जाए या फिर क्रेडिट कार्ड से काम चलेगा क्या। लेकिन इन दोनों ही तरह के पेमेंट में और कर्ज में ये समस्या है कि इस पर आपको ब्याज बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। 16 से लेकर 48% तक का ब्याज आपको चुकाना पड़ सकता है। फिर हमारा ध्यान जाता है कि क्या हमारे पास पीपीएफ या फिर फिक्स डिपॉजिट जैसे कोई निवेश हैं क्या, क्योंकि इन पर भी लोन मिलता है। और इसी तरह क्या आप जानते हैं कि आप अपने बीमा पर भी लोन ले सकते हैं। तो पर्सनल लोन के मुकाबले कम ब्याज आपको बीमा पर भी जो है उस पर लोन मिल जाएगा। लेकिन क्या बीमा पर लोन लेना चाहिए और ये कैसे मिलता है, इसकी क्या है पूरी प्रक्रिया, इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं policyx.com के सीईओ और फाउंडर नवल गोयल। थैंक यू सो मच नवल, आपने वक्त निकाला मनी9 के लिए। लेकिन सबसे पहले आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी, हम बीमा पर तो आपसे बात करेंगे ही क्योंकि बीमा ही आपकी मास्टरी है, लेकिन उससे पहले बताइए कि अगर किसी को पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो एज ए फाइनेंशियल स्पेस के एक्सपर्ट आप उन्हें क्या सलाह देते हैं कि आपको लोन चाहिए तो आपके पास किस किस तरह के ऑप्शंस हो सकते हैं जिन पर आपको नज़र डालना चाहिए। जी थैंक यू प्रियंका। अगर हम लोन के सोर्सेज की बात करें तो मोटे मोटे तौर पे एक यूजर के पास 5 या 6 टाइप के लोन सोर्सेज हो सकते हैं। पहला जो सबसे सस्ता लोन माना जाता है वो है होम लोन। अगर आपका घर है और उसके लिए आप लोन ले रहे हैं तो वो क्योंकि सिक्योर्ड होता है तो बैंक उसका जो इंटरेस्ट रेट है इवन गवर्नमेंट से सब्सिडाइज्ड होता है तो वो सबसे सस्ता पड़ता है। इसके अलावा सेकंड जो सबसे सस्ता पड़ता है वो है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है उसके अगेंस्ट में आप लोन ले सकते हैं क्योंकि वो भी सिक्योर्ड है तो वो उसके भी रेट काफ़ी रीजनेबल होते हैं। जो जो आजकल थर्ड विकल्प है वो जनरली जैसे ये फिनटेक कंपनीज है, जो ऑनलाइन कंपनीज है, वो काफ़ी चीज़ों को देखते हुए लोन दे सकती है। जैसे आपको छोटा मोटा अमाउंट की ज़रूरत है, आप अपनी सैलरी दिखा के लोन ले सकते हैं। तो ये अनसिक्योर्ड लोन होते हैं तो ये थोड़ा सा इसके इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो प्रोसेस होता है वो रिलेटिवली सिंपल होता है। आप ऑनलाइन जाएंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स देंगे और अप्लाई करेंगे और आपका लोन आ जाएगा। जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है वो है पर्सनल लोन, क्योंकि उसमें आपको डॉक्यूमेंटेशन भी पूरी करनी है और इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा होता है कंपेयर टू ये 3 पहले ऑप्शंस। और आखिरी में होता है क्रेडिट कार्ड, जिसके ब्याज काफ़ी हाई रहता है। 24% तो आम बात है क्रेडिट कार्ड के लोन पे। और उस पे आपको डॉक्यूमेंटेशन हालांकि कम से कम है क्योंकि आप क्रेडिट कार्ड को सीधा स्वाइप करके पैसे उठा सकते हैं, लेकिन उसकी जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको जनरली अवॉइडेबल है। अगर आपको एकदम अर्जेंट लोन चाहिए और आपको डॉक्यूमेंटेशन का समय नहीं है तब आप क्रेडिट कार्ड को यूज करें, अदरवाइज ये अवॉइडेबल सोर्स ऑफ लोन होगा। तो इन पांचों में से अगर आप देखेंगे तो हमने बीमा या इस तरह की चीजों की बात नहीं करी। ये एक तरह से ये मिड में आता है। मतलब अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें और इंटरेस्ट रेट की बात करें तो बीमा से लोन लेना मोर और लेस होम लोन से थोड़ा महंगा पड़ेगा, बट अनसिक्योर्ड लोन से थोड़ा सस्ता पड़ता है क्योंकि ऑब्वियसली ये सिक्योर्ड है। अगर आप बीमा पे लोन ले रहे हैं तो ये सिक्योर्ड लोन है क्योंकि आप अपनी पॉलिसी को मॉर्गेज रख रहे हैं एक तरह से इंश्योरेंस कंपनी के पास। तो अगर इंश्योरेंस कंपनी को पता है कि आपकी पॉलिसी की वैल्यू, जो कि एक सरेंडर वैल्यू वो लोग कैलकुलेट कर देते हैं जो आज की दिन की वैल्यू है, अगर उस लोन पे उस वैल्यू पे आप 80% तक का लोन लेना चाहते हैं तो बीमा कंपनी को एक तरह से एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम मिलता है। आपके उस लोन पे इंटरेस्ट मिलता है, तो वो इंटरेस्ट इतना ज्यादा नहीं होता कंपेयर टू क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट। राइट, तो यानी जीवन बीमा पर जो लोन है एक तरह का सिक्योर्ड लोन होगा और इसको आपने वन ऑफ द फेवरेट में नहीं शामिल किया, ये भी मैं देख रही हूँ। लेकिन क्या ये बताएंगे आप मुझे, आपने कहा 80% जो सरेंडर वैल्यू उसके 80% तक हम लोन ले सकते हैं, तो ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन लेना चाहिए जीवन बीमा पर लोन, और क्या केवल हम जीवन बीमा पर ले सकते हैं? क्योंकि बीमा हो सकता है मेरे पास एक स्वास्थ्य बीमा हो सकता है मेरे पास एक यूलिप प्लान हो, तो क्या बीमा की कोई कैटेगरी वाले जो प्लान है उसी पर लोन मिलेगा और कितना तक मिल सकता है? जी देखिए, अगर लोन की बात की जाए तो मैं तो यही कहूँगा कि लोन अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत है तभी ले, अदरवाइज तो अवॉइड किया जाए क्योंकि लोन पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है और ये तेज़ी से बढ़ता जाता है। रही बात जीवन बीमा में लोन, तो अगर आपके पास होम लोन का विकल्प है और टाइम है तो होम लोन जैसा कि मैंने बोला वो सस्ता पड़ता है।
बट अगर आपके पास थोड़ा टाइम है और आपको जल्दी से लोन चाहिए एक छोटे अमाउंट का, तो डेफिनेटली आप इस प्रोविजन को यूज कर सकते हैं। और रही बात किस टाइप के बीमा पे लोन ले सकते हैं, तो वो जनरली ट्रेडिशनल प्लान्स पे आप ले सकते हैं, जो कि एक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, क्योंकि उसी की सरेंडर वैल्यू है। एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान की कोई सरेंडर वैल्यू नहीं है, वो आपका सिर्फ स्वास्थ्य बीमा को कवर करता है। आपका अगर कोई मेडिकल एक्सपेंस आता है तो उसको कवर करता है। और सिमिलरली अगर आप टर्म प्लान पे हैं तो वो सिर्फ डेथ बेनिफिट को कवर करता है, उसकी कोई सरेंडर वैल्यू नहीं। तो जिसकी भी सरेंडर वैल्यू होती है वो उस पर आपको लोन मिलता है, तो वो है ट्रेडिशनल प्लान। ओके, सो ट्रेडिशनल प्लान जिसमें आपको एक सरेंडर वैल्यू आप जब खरीदेंगे तो पता होगी, उस पर आप ले पाएंगे। इसके साथ मुझे ये भी समझाइए कि इस पर इंटरेस्ट कैसे फिक्स होता है नवल, क्योंकि जब कर्ज लेंगे तो हमें उसका जब भुगतान हम करेंगे तो किस आधार पर हमें उस पर ब्याज चुकाना होता है? जी, इसका इंटरेस्ट रेट इंश्योरेंस कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। डेफिनेटली ये जैसे अगर आज के समय की बात करें तो अगर होम लोन 8% के अराउंड चल रहा है, तो इसका जो इंटरेस्ट रेट होगा वो अराउंड 10 to 12% का आज के टाइम पे होगा। और ये वेरी करता रहता है, मार्केट के इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट, आरबीआई की जो रेट्स होती है उसके मुताबिक ये वेरी करता रहता है। ठीक है, और अगर इस लोन का कोई भुगतान नहीं कर पाता है तो फिर क्या होता है? ऐसी स्थिति में बीमा कंपनी फिर किस तरह का एक्शन ले सकती है? जी, सो बीमा कंपनी के पास आपकी पॉलिसी है, तो अगर उसकी जब भी मैच्योरिटी होती है या जो भी आपका लोन का पे बैक टाइम है उस पे आपने अगर लोन पे नहीं किया, तो वो पॉलिसी को सरेंडर करके उसमें से जो पैसा लोन का है वो, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया वो पूरा पैसा तो देते नहीं है लोन पे, वो 80% 85% तक ही देते हैं। तो बाकी का जो पैसा बच जाएगा सरेंडर करने के बाद वो आपको दे देंगे, और लोन का अमाउंट उससे डिडक्ट करने के बाद। ठीक है, और अगर मैं कुछ और लोन्स को कंपेयर करूं यहाँ पर, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, इन सब में, और बीमा, इन सब में अगर किसी को लोन लेने की ज़रूरत पड़ जाए, क्योंकि अगर वो घर खरीदने के लिए नहीं लोन ले रहे हैं, उन्हें कुछ पैसों की ज़रूरत है और उसे पूरा करना है, तो क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन और बीमा, इन तीनों को अगर मैं आपके सामने रखूं तो आप किसे कहेंगे कि सबसे पहले आपका ये गो टू एवेन्यू होना चाहिए? जी, अगर इसमें दो पार्ट्स है, अगर एक इंटरेस्ट रेट है और दूसरा टाइम और कॉम्प्लेक्सिटी है। तो अगर आपके पास थोड़ा भी वक्त है तो इनमें जो इंटरेस्ट रेट है वो बीमा लोन पे सबसे कम मिलेगा आपको। बेसिकली वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है अगर इंटरेस्ट रेट की बात की जाए, क्योंकि मैंने बताया ये एक तरह से कोलैटरलाइज्ड लोन आपकी बीमा इंश्योरेंस कंपनी के पास है, इसीलिए उसको पता है कि आप अगर नहीं भी देते हैं तो बीमा से वो उसको लोन को पे कर सकते हैं। और अगर मैं पर्सनल लोन की बात करूं तो डेफिनेटली उसका इंटरेस्ट बीमा से थोड़ा ज़्यादा होगा और क्रेडिट कार्ड का सबसे ज़्यादा होगा। बट अगर मान लीजिए मुझे आज ही पैसे चाहिए और मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, तो डेफिनेटली बीमा कंपनी थोड़ा वक्त लगाएगी, डॉक्यूमेंटेशन करेगी। पर्सनल लोन में भी काफ़ी वक्त लगता है। क्रेडिट कार्ड आप सिंपली स्वाइप करके पैसे ले सकते हैं। तो ये आपको देखना है कि आपको टाइम कितना है और इंटरेस्ट रेट, आपको क्या चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ओके, तो क्या जब आप वैसे क्या सलाह देते हैं? आपने शुरुआत में भी कहा कि बीमा, मैं कहूँगा कि बहुत आसान भी नहीं है इससे लोन लेना और बहुत मुश्किल भी नहीं है, कहीं बीच में है, और बहुत सारे जो लोन के ऑप्शन है उसमें आप सलाह देते हैं कि आप बीमा पर लोन लीजिए, या आप इसे बिग नो कहते हैं? आप क्या राय रखते हैं इस पर? नहीं, डेफिनेटली बिग नो तो नहीं है। पैसे की ज़रूरत है तो आप कहीं ना कहीं से तो आपको उसको लाना होगा। तो ऑब्वियसली बीमा इज वन ऑफ द अट्रैक्टिव ऑप्शंस है लोन लेने के लिए इंटरेस्ट रेट के तहत। बट थोड़ी बहुत डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है, वो भी इतनी ज़्यादा नहीं है कंपेयर टू पर्सनल लोन। तो डेफिनेटली आप बीमा को एक्सप्लोर कीजिए। ये काफ़ी लोगों को पता नहीं होता कि बीमा पे भी लोन लिया जा सकता है। तो ये एक अच्छा विकल्प है, कम इंटरेस्ट रेट में आपको अच्छा लोन मिल जाता है। राइट, तो नवल से आज मैंने सीखा कि अगर इमरजेंसी है, बीमा है, तो उस पर आप लोन ले सकते हैं, लेकिन उसी बीमा पर लोन ले पाएंगे जिसका एक सरेंडर वैल्यू होगा। आप अपने टर्म प्लान या हेल्थ बीमा पर नहीं लोन ले पाएंगे, आपको ब्याज इस पर
कब मिलेगा, एक कोलैटरल लोन ये बन जाएगा। और साथ ही में इस बात का ध्यान रखें आप कि आप जब ये लोन लें तो थोड़े से पेपर वर्क आपको पूरे करने होते हैं। नवल, अब कुछ सवाल जो हमारे दर्शकों ने हमें भेजा है वो मैं आपके सामने रखती हूँ। पहला सवाल ललित मिश्रा का लेकर आते हैं। ललित मिश्रा 43 साल के हैं, कानपुर से भेजा है सवाल। इन्होंने पूछा कि मेरी LIC की 5 लाख रुपए की सम एश्योर्ड की ट्रेडिशनल पॉलिसी दिसंबर में मैच्योर होने वाली है और मेरी बेटी की अक्टूबर में सगाई है। इसके लिए मुझे 2 लाख रुपए की ज़रूरत है, मुझे क्या करना चाहिए? जी, अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि इसका प्रोसेस सिंपल है। आप LIC की कोई भी नियरेस्ट ब्रांच में जाएं और वहाँ पे लोन अप्लाई करें, आपको आराम से मिल जाएगा। क्योंकि 5 लाख का आपका अगर सम एश्योर्ड है तो डेफिनेटली उसकी सरेंडर वैल्यू करीब करीब 4, 4.5, 5 लाख जो भी इस रेंज में होगी। तो 2 लाख का लोन आपको बड़ी आसानी से मिल जाना चाहिए इसके ऊपर। और आप सजेस्ट करेंगे कि वो इस पॉलिसी के एवज पर लोन ले? हाँ, बिल्कुल। शादी है तो लोन तो इनको लेना ही है, जैसा कि इन्होंने बताया। तो डेफिनेटली ये एक अच्छा सुझाव है, कम इंटरेस्ट रेट में इनको लोन मिल जाएगा। होम लोन अगर ले सके तो वो बेहतर होगा, बट आई डोंट थिंक होम लोन होगा, तभी ये शायद पॉलिसी पे लोन लेने की बात कर। राइट। अगला सवाल लेकर आते हैं सुशांत नामदेव का। सुशांत जो है वो रायपुर से हैं, पूछ रहे हैं LIC का 20 साल के लिए ट्रेडिशनल बीमा प्लान इन्होंने खरीदा हुआ है। 5 साल तक इन्होंने रेगुलर प्रीमियम चुकाया, अब 3 साल से प्रीमियम नहीं जमा कर पाए हैं और आगे भी इन्हें लग रहा है कि नहीं जमा कर पाएंगे। तो अब इन्हें क्या करना चाहिए? प्रीमियम में एक ब्रेक आ गया है और इनको लग रहा है कि अब मैं नहीं करूँगा, सरेंडर कर देनी चाहिए पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। क्या सलाह देंगे आप? जी, इसमें इनके पास 2 विकल्प है। एक ये कि ये पॉलिसी को पेड अप कर दे, ये इंश्योरेंस कंपनी को बोले कि अब मैं प्रीमियम नहीं देना चाहता, तो जो ये पॉलिसी है इसका सम एश्योर्ड डिक्रीज हो जाएगा। बेसिकली जो इसकी कवरेज है वो डिक्रीज हो जाएगी। और दूसरा ऑप्शन है कि इस पॉलिसी को ये सरेंडर करके जो भी इसकी सरेंडर वैल्यू है वो ये ले ले। दोनों ही विकल्प एक तरह से अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि आपका सम एश्योर्ड तो जाहिर है, जब आपने पॉलिसी खरीदी होगी आपने कुछ कवरेज के लिए खरीदी। तो इन दोनों केस में, एक केस में आपका सम एश्योर्ड डिक्रीज हो रहा है और दूसरे केस में आपकी पॉलिसी सरेंडर होकर आपके पैसे मिल रहे हैं। तो आप ये दो चीजें कर सकते हैं इस केस में। वैसे नवल, जब सरेंडर करते हैं पॉलिसी, जो सरेंडर वैल्यू होती है पॉलिसी की वो काफ़ी देखने को मिलती है कि कम है, तो ऐसे में क्या पेड अप कर देना उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा? हाँ, पेड अप बेसिकली जो आपका जो सरेंडर में क्या होता है कि कुछ कॉस्ट लगती है, जो इंश्योरेंस कंपनी एक तरह से ये बोलती है कि आपने अगर पॉलिसी खरीदी है तो थोड़ा लॉन्ग टर्म सोच के खरीदें, और 2-3 साल बाद अगर आप सरेंडर कर रहे हैं तो उस पर कुछ कॉस्ट चार्ज करती है, जिसके कारण वो सरेंडर वैल्यू को बोलती है कि कम है सम एश्योर्ड से। और यही चीज अगर वो पेड अप कर दें तो एक तरह से आपने सरेंडर नहीं किया, जो प्रीमियम आपने दिया हुआ है वो इंश्योरेंस कंपनी के पास है, तो उसमें आपका कॉस्ट कम हो जाता है, बस सम एश्योर्ड कम होगा ऑब्वियसली, क्योंकि आपने एक तरह से जो आपको 10 साल में देना चाहिए था प्रीमियम, वो आपने बोला कि मैं 5 साल में जितना दे दिया उसी को आप कंसिडर करें पूरे। और वो जब मैच्योर होगी तभी ये पेड अप का पैसा उनको मिलेगा। करेक्ट। ओके, थैंक यू सो मच नवल, आज आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए, शुक्रिया आपका। थैंक यू प्रियंका।